यस हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर जो है उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं जो लाइट वाला लेसन हमारे रनिंग है उस लाइट वाले लेसन में ही अब तक हमने स्टडी किया है कि लाइट जो है उसका नेचर किस तरह का होता है, लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके साथ साथ जो लाइट है लाइट के डिफरेंट फिनोमिना और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो नेचर है लाइट का उसके बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, इसके अदर इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और जो इमेजेस है इमेजेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें आपने स्टडी की होगी, लर्न जो अंडरस्टैंड की होगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर हम इन चीज़ को लेते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो है इस वीडियो में हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से या समतल दर्पण से जो रिफ्लेक्शन होता है वह रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से जो रिफ्लेक्शन है वह प्लेन मिरर से होता है, इस चीज़ को हमने देख लिया है जो रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है उससे इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मेन चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन से जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, और इस इमेज के फॉर्मेशन के साथ इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज की पोजीशन क्या होती है, और इसके अंदर कोई स्पेशल थिंग है तो वह हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी डिस्टेंस पर है और वह एक पॉइंट के रूप में लिया जा सकता है। तो हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, मान लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास P। अब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से या तो वह ल्यूमिनस है यानी वह दीप्त है, प्रतिदीप्त है, तो उस कंडीशन में वह खुद लाइट ओमिट करेगा, और यदि वह प्रतिदीप्त नहीं है तो उस कंडीशन में वह रिफ्लेक्ट करेगा। अब इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या ओमिट हो रही है, दोनों कंडीशन में जो भी है, तो यहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज की डिमांड होती है, यानी कम से कम 2 लाइट रेज जो है वह ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पर लाइट रेज ले रहे हैं, एक वाली लाइट रे ये वाली है, दूसरी लाइट रे ये है, ये दोनों लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से इमर्ज हो रही है। तो ये जो मिरर है, ये प्लेन मिरर हमारे पास है AB, इस प्लेन मिरर पर ये इंसिडेंट होती है। अब प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिफ्लेक्शन होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये है। अदर जो लाइट रे वह ये वाली है और इसका भी सेम उसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है और इसकी रिफ्लेक्शन डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करें तो ये जो लाइट रेज है ये डाइवर्स हो रही है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब जब तक कोई लाइट रे काटती नहीं है तो उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इमेज का फॉर्मेशन हमें करना है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, तो ये जो लाइट रेज डाइवर्स हो रही है इनको हम बैकवर्ड ड्रा करते हैं, और बैकवर्ड जब ड्रा किया जाता है तो इनको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, तो डॉटेड लाइन के थ्रू हम इनको बैकवर्ड ड्रा करते हैं। अब बैकवर्ड ड्रा करने पर दे अपीयर्स टू बी मर्ज एट पॉइंट P प्राइम, ये पॉइंट P प्राइम पर मर्ज होती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई एक दूसरे को काटती हुई अपीयर होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। एंड द पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट ईच अदर, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इमेज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट P है उस P का ये इमेज फॉर्म होती है P प्राइम। तो ये इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन जो है यह पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है। अब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
यदि कोई लार्जर ऑब्जेक्ट है तो लार्जर ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वहाँ पर इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई है, ये एक्स वाई एक ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्स वाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हमें चाहिए वह 2 लाइट रेज चाहिए। एक लाइट रे ये है, दूसरी लाइट रे ये वाली है जो इस पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, सॉरी इस पॉइंट से ये इमर्ज हो रही है। सेकंड ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइट रे एक इमर्ज हो और दूसरी लाइट रे हम इसको ले लेते हैं। आप इनको कहीं पर भी ड्रा कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो लाइट रे है, अब इनका वापस रिफ्लेक्शन होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज दिस लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जो इंसिडेंट पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में इसका रिफ्लेक्शन वापस सेम एंगल यानी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर वापस का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री पर हो गया। ये लाइट रे है, ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ और इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। अब ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो हम इनको बैकवर्ड ड्रा करते हैं। और जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती अपीयर होती है, जहाँ पर भी ऐसा लगता है हमें कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, उसी जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर इमेज बन गई। ये एक्स वाई ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन है वह इमेज का फॉर्मेशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका होता है। अब यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज़ को हम देखें कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इमेज की जो नेचर है वह नेचर किस तरह की है, यानी इमेज की नेचर, इमेज की साइज़, इमेज की पोजीशन, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो फर्स्ट इमेज की जो है नेचर देखा जाए तो नेचर में पहला पॉइंट आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वह इमेज का फॉर्मेशन उस कंडीशन में होता है जब लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, यानी जो भी लाइट रेज है, लाइट रेज अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, जो लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। एंड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, यानी इमेज जो फॉर्म होगी वह यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, यानी जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के लक्षण या प्रतिबिंब के गुण। तो आभासी होता है प्रतिबिंब ये, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, वो मिलती हुई प्रतीत होती है। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वह वर्चुअल या आभासी होती है। सेकंड, अब ये जो है इरेक्ट है या इनवर्ट है, यानी ये वास्तविक है, वास्तविक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। हम जो मिरर में हमारा चेहरा देखते हैं तो वह हमारे सामने वाली दीवार पर या पीछे वाली दीवार पर कहीं पर भी हमें वह नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा तो आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता है, तो इसका आंसर ये वर्चुअल इमेज है। सेकंड, इमेज इज़ वर्चुअल, सॉरी इमेज इज़ इरेक्ट और इनवर्ट, यानी जो इमेज फॉर्म हो रही है वह इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है। तो यहाँ पर हम देखें तो इमेज में ये वाला पार्ट अप साइड है, ये वाला डाउनवर्ड है, तो सेम है, ये वाला पार्ट अप साइड है, ये वाला डाउनवर्ड है, तो इमेज इज इरेक्ट।
सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम अपने आप को देखते हैं तो हम सीधे ही नज़र आते हैं, मिरर में हम उल्टे नज़र नहीं आते हैं। तो मिरर में उल्टे नज़र नहीं आते, इसका मतलब है हमारा जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वह सीधा बन रहा है। तीसरा साइज अगर ले, साइज ऑफ इमेज। अब इमेज की साइज अब हम अपने आप को देखते हैं तो हम मिरर में जो दर्पण में देखते हैं तो क्या हम छोटे बड़े नज़र आते हैं या जैसे हैं वैसे ही नज़र आते हैं? तो जितने हम साइज़ में होते हैं उतने ही नहीं। कोई मोटा है तो वह मोटा ही नज़र आएगा, कोई पतला है तो पतला ही नज़र आएगा, लंबा ही नज़र आता है। तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी ये किसके, वस्तु के बराबर। जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होती है, इक्वल होती है इमेज भी। तो ये तीनों चीज़ें आती है नेचर में कि जो इमेज है उस इमेज का नेचर क्या है, इमेज किस नेचर की, एक इमेज की प्रकृति क्या है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जब भी पूछा जाए तो हमें प्रकृति में या इमेज की नेचर में हमें तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इमेज इज रियल और वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्ट, और इमेज साइज। ये तीनों चीज़ें इमेज की नेचर में आती है। फोर्थ पोजीशन, यानी इमेज किस जगह पर बनती है, उस इमेज की स्थिति क्या है। तो इन नॉर्मल लाइफ हम मिरर में जो हमारे फेस देखते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं, तो हम मिरर की जैसे जैसे पास में आते हैं देन इमेज आल्सो कम्स नियर टू अस। एज वी गोज क्लोज टू द मिरर, इमेज आल्सो कम्स नियर टू अस। यानी जैसे जैसे हम मिरर दर्पण के पास में जाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वह भी हमारे पास में आता है, आगे की तरफ आता है। और यदि हम दर्पण से दूर जाते हैं तो जो इमेज है वह भी दूर जाती है। तो इसका जो मीनिंग है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस as the object is in front of mirror। यानी जो ऑब्जेक्ट है वह मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर है, यदि ऑब्जेक्ट को हम 2 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं मिरर से, तो इमेज जो है वह मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे वह 2 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। दैट मीन्स जो इमेज मिरर में या जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे, यानी ये दर्पण है इसके पीछे की तरफ बनेगा। ये दर्पण है तो इसके पीछे की तरफ बनता है एट द सेम डिस्टेंस एज द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है मिरर के सामने, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी इतनी दूरी पर बनेगा। तो जितना जो ऑब्जेक्ट है वह मिरर के सामने दूरी पर है, इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। ये पोजीशन के बारे में पूछा जाता है। एंड वन मोर थिंग टू बी नोट हियर इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर इमेज मैंने बनाई, इसमें आप थोड़ा सा नोट करके देखिए। यहाँ पर ये पार्ट इस तरफ है जबकि इसमें ये पार्ट इस तरफ है, यानी ये इसका लेफ्ट पार्ट है जबकि ये यहाँ पर जो है ये पार्ट राइट हो गया है। तो यानी जो साइड्स होती है, जो भी इमेज है और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज उल्टी हो जाती है, साइड जो होती है वह उल्टी हो जाती है। यानी ऑब्जेक्ट का जो सीधा भाग है या ऑब्जेक्ट का दायां भाग है वह दायां भाग इमेज में बायां हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का बायां भाग है वह इमेज में दायां हो जाता है। यानी सीधा सा बात करें तो द राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट एंड
left part of the object becomes right in the image. That is called lateral inversion. जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बायां बन जाता है और वस्तु का बायां भाग दायां बन जाता है, इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन या पार्श्वीय परावर्तन। लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। Right part of object becomes left in the image and vice versa. Vice versa, that means right part becomes left, then left part becomes right. That is called lateral inversion, or image is laterally inverted. Image laterally inverted है, जो भी इमेज फॉर्म होती है वह इमेज लेटरली इन्वर्ट होती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज and how the image is formed when reflection through a plane mirror occurs. है, जब भी किसी समतल दर्पण से परावर्तन हो रहा है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है और उस प्रतिबिंब के क्या क्या नेचर, क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, इसके बाद हम जो स्फेरिकल मिरर्स है उनको लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, किससे कहते हैं? सो स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं? इफ़ वी टेक अ होलो ग्लास स्फीयर, हम एक होलो ग्लास स्फीयर लेते हैं, यानी एक खोखला कांच का गोला लेते हैं। ये एक खोखला कांच का गोला है, ये हमने एक खोखला कांच का गोला ले लिया। अब इस खोखले कांच के गोले के हम कोई भी पार्ट्स ले लेते हैं। जैसे इस खोखले कांच के गोले के हमने ये दो पार्ट लिए, बाकी गोले को हटा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये हमने दो पार्ट लिए, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। अब जो होलो ग्लास स्फीयर है, उस होलो ग्लास स्फीयर के हमारे पास पार्ट्स हो गए। अब इन पार्ट्स की किसी एक सरफेस पर हम कोई भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल का कोट कर देते हैं। जैसे सिल्वर है या एल्यूमिनियम है, तो सिल्वर मेटल या एल्यूमिनियम मेटल का हम कोटिंग कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं। लेकिन पॉलिश जो करते हैं वह केवल एक पार्ट पर करते हैं। तो जैसे ये वाला है, इस पार्ट पर हम कोटिंग कर देते हैं रिफ्लेक्टिव मटेरियल की, और इसके इस पार्ट पर कर देते हैं। तो जब हम किसी एक पार्ट पर, किसी एक हिस्से पर हम रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग कर रहे हैं, तो जो अदर पार्ट है वह अदर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिव हो जाता है। ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पार्ट है और इसका ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है, इस रिफ्लेक्टिव पार्ट को देखें तो हम ये कर्व्ड है, यानी ये मुड़ा हुआ है थोड़ा सा। और इस तरह के जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती है, तो दोज कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। यानी स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स विथ कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। यानी ये जो सरफेस है ये वक्र है, यानी मुड़ी हुई है। अब मुड़ी हुई जो सरफेस होती है जो रिफ्लेक्शन का काम करती है, तो ऐसी मुड़ी हुई रिफ्लेक्टिव सरफेस ही कहलाती है स्फेरिकल मिरर्स। सो mirrors with a curved reflective surface
यानी किसी भी कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस या वक्र परावर्तक सतह वाले दर्पण, यानी ऐसे दर्पण जिनकी एक सतह जो होती है, जो परावर्तक है, वह परावर्तक सतह क्या हो, वक्र हो, मुड़ी हुई हो। तो इस तरह के कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर्स का काम कर सकते हैं, उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कह सकते हैं। अब इसकी अदर यदि स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे हम, तो बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर, ये एक होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, एक खोखले कांच के गोले का पार्ट है, एंड वन ऑफ इट्स सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, इसकी कोई एक सरफेस रिफ्लेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, उसी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, यानी a part of hollow glass sphere one of the surface is reflective और आइदर ऑफ द है, कोई सी भी एक सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिव है, तो खोखले कांच के गोले का भाग, गोले का वह भाग जिसकी कोई एक सतह परावर्तक है, तो कोई भी एक परावर्तक सतह वाला जो खोखले कांच के गोले का भाग है उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब बिकॉज द कर्व्ड सरफेस इज ऑफ टू टाइप्स, जो कर्व्ड सरफेस है वो दो तरह की है। यहाँ पर हम देखें तो कर्व्ड सरफेस इस तरह से है, ये दबा हुआ हिस्सा है, इस दबे हुए या बेंट इन पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम देखें तो बल्जिंग आउट पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो बाय द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर्स या उत्तल दर्पण, एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव मिरर्स या अवतल दर्पण। तो टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड कॉन्केव मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स are the mirrors with bulging out reflective surface, यानी जिनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो बल्जिंग आउट है या उभरी हुई है। सो मिरर्स विद बल्जिंग आउट रिफ्लेक्टिव सरफेस, उभरी हुई परावर्तक सतह है, जिसकी सतह जो है परावर्तक वह उभरी हुई है, बल्जिंग आउट है, दैट आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर्स एंड विद बेंट इन रिफ्लेक्टिव सरफेस। या हम कह सकते हैं दबी हुई परावर्तक सतह। तो जब परावर्तक सतह जो है वह दबी हुई है, तो दबी हुई परावर्तक सतह वाले जो मिरर्स है उन मिरर्स को तो हम कहेंगे
कॉन्केव मिरर, और जिनकी उभरी हुई परावर्तक सतह है उनको कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। सो द मिरर्स or the spherical mirrors which have a bulging out reflective surface are called convex mirrors, and the mirrors or the spherical mirrors which have a bent in reflective surface are called concave mirrors. So there are two types of spherical mirrors, concave mirrors and convex mirrors. So concave mirrors are the mirrors with bent in reflective surface. They are the mirrors with bent in reflective surface, and convex mirrors are the mirrors with bulging out reflective surfaces. So there are two types of mirrors, spherical mirrors. Now we will talk about different terms related to spherical mirrors. जो spherical mirrors है उनसे related different terms के बारे में हम देखते हैं कि वो terms कौन कौन सी है और उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या कहते हैं उनको, इनके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हम अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, किसे कहते हैं, इसको ये देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, किसी स्फीयर का पार्ट है। अब ये स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का सेंटर जो होता है, इस स्फीयर के सेंटर को ही कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर जो भी ग्लास स्फीयर है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट है जी। दर्पण जो है, दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है, उसी गोले के जो केंद्र है, उस गोले के केंद्र को कहा जाता है उसका वक्रता केंद्र C। तो यहाँ पर ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। अब दूसरी चीज आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, या इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या R। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो चूंकि एक स्फीयर है, स्फीयर है तो किसी भी स्फीयर की रेडियस होती है, तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वह स्फीयर की रेडियस ही कहलाती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर of which mirror is a part, यानी मिरर जिस ग्लास स्फीयर का पार्ट है, तो उस ग्लास स्फीयर की रेडियस जो होती है, उसी रेडियस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। या दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, तो उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो ये वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट हम लेते हैं तीसरा पॉइंट, पोल या ध्रुव P। अब ध्रुव P क्या है, जो कोई भी मिरर है, इस मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस जो भी है, इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पर जो सेंटर पॉइंट है, ऐसे ये मिरर है, तो इस मिरर की ये पूरी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिव सरफेस का सेंटर ये है, तो सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, जो भी मिरर है उस मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है, उस मिरर के सेंटर पॉइंट को कहा जाता है उसका पोल P या ध्रुव P कहा जाता है।
सो द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल P. इट ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. ये हमेशा दर्पण की सतह पर होता है. जो पोल होता है वह दर्पण की सतह पर होता है. चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो वह है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष. अब प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष क्या है, किसे कहते हैं? तो एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल. जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे ये मिरर है, इस मिरर का ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लंबा भी ड्रा कर सकते हैं. तो ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये इमेजिनरी लाइन ही कहलाती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष. सो एक काल्पनिक रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है, वह काल्पनिक रेखा ही कहलाती है इसका मुख्य अक्ष. और एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज फोकस. फोकस F, इसको कैपिटल F लिखा जाता है, फोकस F. अब फोकस F क्या है, किसे कहते हैं? व्हेन पैरेलल लाइट रेज when parallel incidenting light rays after reflection from a mirror meet or appears to be meet or intersect or appears to be intersect at a point on principal axis. ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है. अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो ये कॉन्वेक्स मिरर है. इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और ये इसका पोल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जो है, ये पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स हो जाती है. और ये डाइवर्स होती है, तो डाइवर्स होने पर इनको बैकवर्ड यदि ड्रा किया जाए तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है. तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, वह पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट ही कहलाता है इसका फोकस. और द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंटिंग पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट और मीट. पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where parallel incident light rays intersect or meet or appears to be meet. कॉल्ड इट्स फोकस F. तो जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह कहलाता है इसको फोकस. और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकस इसके फ्रंट होता है, इसके सामने होता है कॉन्केव मिरर का फोकस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका फोकस इसके बिहाइंड होता है. सो द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड ऑफ इट. नेक्स्ट इज फोकल लेंथ या फोकस दूरी.
देन व्हाट इज़ फोकल लेंथ और फोकस दूरी। अब फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या है, किसे कहते हैं, इसको यदि हम लें, देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी जो है वह दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ही कहलाती है इसका फोकस दूरी। नेक्स्ट इज एपरेचर। अब एपरेचर क्या है, किसे कहते हैं, एपरेचर और द्वारक। ये जो हम इसको अगर एक मिरर इमेजिन करें तो ये मिरर है, इस मिरर का जो टोटल रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये मिरर है, इसका पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है दैट इज कॉल्ड इट्स एपरेचर। द होल रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ मिरर। जो मिरर है या दर्पण का जो परावर्तक सतह है, तो दर्पण की परावर्तक सतह को ही कहा जाता है इसका एपरेचर या द्वारक। सो द होल रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स एपरेचर, या दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसी को हम एपरेचर कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। अब ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकस दूरी, इनके बारे में आपको विशेष रूप से नोट करके रखना है। इन चीज़ों को समझ कर रखना है कि ये क्या है और कहाँ पर होते हैं, किसको कहते हैं। ये चीज़ हमारे इम्पोर्टेंट है, और ये नेक्स्ट जो भी हम देखेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उन सभी में इनका कहीं न कहीं रोल है। तो इनको स्पेशल नोट करके रखना है माइंड में कि ये क्या है, किसे कहते हैं, और इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, और ये मिरर में कहाँ पर होते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग टू बी नोट, दैट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो दोनों के बीच का रिलेशन है, वह रिलेशन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में यूज़ में आता है, और साथ ही जो रे डायग्राम्स हम बनाते हैं, तो रे डायग्राम्स को ड्रा करने में भी इसका यूज़ होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन का। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट, जो एक्सपेरिमेंट से और डिफरेंट कैलकुलेशंस से ये चीज़ फाउंड की गई है, दैट इट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ focal length. It is found that focal length of a mirror is half of its radius of curvature. यानी जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण की, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और फोकल लेंथ ऑफ एन स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यदि हम लिखें relation between f and r, f small focal length, then f or focal length is equal to radius of curvature upon 2।
2 दैट मीन्स हाफ करना है. सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इनमें जो रिलेशन है, तो फोकल लेंथ f इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी हाफ होती है. और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह फोकल लेंथ की डबल होती है नहीं. हम एक तो कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी हो सकती है, या इसी को हम उल्टा बोलें तो वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है. सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. अब इसका हमें जो न्यूमेरिकल्स है वहाँ पर तो इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. जो डायग्राम्स ड्रा करने होते हैं तो वहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंस है, ये पोल P एंड फोकस F के बीच की डिस्टेंस और फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच की डिस्टेंस को हमें इक्वल रखना है. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. एंड बिकॉज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, ये और ये बराबर है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं F. तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी F है, तो F प्लस F. इसको हम C को 2F भी लिख सकते हैं. 2F लिखे या C लिखे, ये एक ही चीज़ है. C लिखे तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और 2F लिखे तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो 2F भी लिखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को C भी लिखा जाता है. तो ये रिलेशन जो है ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है. और वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. ओके, नाउ आफ्टर दिस टर्म्स एंड रिलेशंस वी will move towards the rules of reflection from a spherical mirror. जो spherical mirror है उस spherical mirror से जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रूल्स कौन कौन से, क्या क्या रूल्स है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से रूल्स वहाँ पर है. So now we comes to the point rules of reflection from a spherical mirror. जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, उन लॉज के बारे में हमने समझ रखा है कि लॉज कौन कौन से है. वी हैव अंडरस्टूड एंड लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर आल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी जो रिफ्लेक्शन के लॉज है उन्हीं को फॉलो करता है. ये कॉन्केव मिरर्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर्स. अब जो रूल्स है उन रूल्स को हम यदि देखें कि कौन कौन से रूल्स है, तो देर आर टोटल 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट रूल, अ पैरेलल लाइट or incident on spherical mirror. A light parallel to principal axis incident on spherical mirror. यानी जो spherical mirror है उस पर principal axis के parallel कोई light ray है वह incident हो रही है. Then first rule says that after reflection it passes through its focus and concave mirror. So for concave mirror the first rule is a light ray parallel to principal axis incident on a concave mirror, then after reflection it passes through its focus. तो ये इसके फोकस से अगर पास होती है, या हम अवतल दर्पण की बात करें तो जो मुख्य अक्ष है उस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है. ये पहला रूल है. दूसरा, इसी में हम
कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल है। सो अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी को आगे बढ़ा इधर तो ये पैरेलल है। अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी इमर्ज फ्रॉम फोकस, ये फोकस से आती हुई अपीयर होती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, रूल सेम है, बस डायरेक्शन थोड़ी चेंज है। बिकॉज कॉन्केव मिरर्स कन्वर्ज द लाइट रेज, जो कॉन्केव मिरर है वो कॉन्केव मिरर्स जो पैरेलल लाइट रेज होती है उनको कन्वर्ज करते हैं, यानी एक जगह पर एक पॉइंट पर उनको मिलाते हैं। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स क्या करते हैं, जो लाइट रेज पैरेलल होती है उनको डाइवर्ज कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। और सो कॉन्केव मिरर्स, सो कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। and concave mirrors are also called converging mirrors। तो concave mirror और converging mirror और convex mirrors और diverging mirrors, because they diverge or scatters light rays when they converge or collects light rays। तो ये दोनों जो है ये mirrors है। तो first rule says that a light ray parallel to principal axis incident on mirror, then after reflection it reflect from or it passes through its focus। So a light ray parallel to principal axis, after reflection it passes through its focus। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो है वह फर्स्ट रूल का अपोजिट है। अ लाइट रे दैट इंसिडेंट थ्रू द फोकस ऑन मिरर, एक लाइट रे जो फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लाइट रे की डायरेक्शन इस तरह है और यहाँ पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। सो अ लाइट रे दैट इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू इट्स फोकस, कोई भी लाइट रे जो फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और फॉर कॉन्केव मिरर एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अ लाइट रे that incident or that appears to incident on its focus, after reflection it becomes parallel to principal axis। सेम रूल है, बस डायरेक्शन चेंज है। सो फर्स्ट रूल का अपोजिट सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है कि फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम कहता है कि फोकस से होकर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और फर्स्ट रूल सेज दैट a light ray parallel to principal axis after reflection passes through its focus, and second rule, a light ray that incident on mirror through its focus becomes parallel to principal axis after reflection। So these are the two rules। Next, third rule of reflection,
It is to note that the distance between P and F must always equal to the distance between F and C. है P और F के बीच की दूरी जो है वह F और C के बीच की दूरी के इक्वल होनी चाहिए. Then third rule of reflection is a light ray that falls on the pole of mirror with an angle to principal axis. A light ray that falls on the pole of mirror with an angle to principal axis, after reflection it reflect with same angle. यानी कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण से आपतित होती है तो वह उसी कोण के साथ परावर्तित हो जाएगी. सो थर्ड रूल इज अ लाइट रे दैट इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ मिरर with an angle to principal axis. After reflection, it reflect with same angle to principal axis. Same as in convex mirrors. With same angle, it reflect. Last, fourth rule, pole P, focus F and center of curvature C or 2F. Now, last rule, if a light ray falls on the mirror or incident on the mirror to its center of curvature. If a light ray incident on mirror through its center of curvature, then it reflect in the same direction. If a light ray falls on the mirror or incident on the mirror through its center of curvature, then it reflect in the same direction. ये सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स. अ लाइट रे दैट appears to be incident on center of curvature, then after reflection it reflect in same direction. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती हुई अपीयर होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो चौथा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है. तो ये चौथा नियम है. और अ लाइट रे दैट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है. प्लेन मिरर में हम अगर नॉर्मल से होकर किसी लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, देन इट रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. ये सेम डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो व्हेन अ लाइट रे falls through or incident through center of curvature, that means that it incidents through its normal. यानी जब भी कोई लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर फॉल हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये उसके नॉर्मल से होकर ही इंसिडेंट हो रही है. सो इट इज़ टू नोट दैट वाई a light ray that falls through center of curvature reflect in same direction. Then the answer is because when light ray incidents through its center of curvature, then it incidents through its normal, so it reflect in the same direction.
ये नॉर्मल से होकर फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, इसलिए ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो टुडे वी हैव टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? हाउ द रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम स्फेरिकल मिरर? What are the different terms related to spherical mirror like focal length, focus, center of curvature, radius of curvature, etc. etc. And last, the rules about reflection from a spherical mirror. Spherical mirror से reflection के rules के बारे में हमने देखा है. And this video is very important for you because in this video there are different points to be understand clearly because they falls in next topics, and if you ignore these rules and those points then you can't draw or form ray diagram, ray images. जो रे डायग्राम है उन रे डायग्राम को आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने जो देखा है गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण के बारे में कई सारी जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को देखा है, और इन परिभाषाओं के साथ साथ हमने और भी इससे संबंधित कई सारी चीज़ों को देखा है, जिसमें इसके परावर्तन के नियम भी देखे हमने, इससे संबंधित जो परिभाषाएं उन परिभाषाओं को भी समझा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो अगले जो चीज़ें आ रही है, अगले टॉप पॉइंट्स जो है जिनमें जो किरण चित्र है उन किरण चित्रों को बनाना है तो वो किरण चित्र आसानी से नहीं बनाए जा सकते। तो हमें कम से कम 3 रूल को ध्यान में रखना है, जिनमें से कोई 2 रूल वहाँ पर रे डायग्राम में यूज़ में आएंगे। वी हैव टू कीप इन माइंड एटलीस्ट 3 रूल्स, हमें 3 रूल्स को ध्यान में रखना है एंड 2 ऑफ देम आर अप्लाइड इन रे डायग्राम्स। जो रे डायग्राम है उनमें 2 का तो जो 3 या 4 रूल्स है, 4 रूल्स में से कम 3 हमें याद रखने हैं, और इन 3 को हम अच्छी तरह से समझकर उनके बारे में किस तरह से जो रे है वह रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट रेज किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, उसको अच्छी तरह से समझ के हमें माइंड में रखना है। और उनमें से कोई भी 2 रूल्स का यूज़ करके हमें रे डायग्राम्स फॉर्म करना है। इसके अदर वन मोर थिंग टू बी नोट, दैट रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें रिलेशन क्या है वह चीज़ भी ध्यान रखनी है, उसको भी सही समझ के रखना है, क्योंकि जब डायग्राम्स फॉर्म करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी हम रे डायग्राम्स को सही ढंग से ड्रा कर पाएंगे, और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह सही जगह पर होगा, सही साइज में होगा, उसका नेचर भी सही होगा। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स। एंड नाउ if you have any of problem related to these videos, इन वीडियोस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको आंसर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वीडियो है इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।